अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और रोज़े भी रख रहे होंगे। अल्लाह आपको इसका अजर दे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हेयर पिक को इसने अरमान को वो घड़ी देते सब कुछ समझा दिया कि सारी जल्दी इंफॉर्मेशन निकाल कर भेजो मुझे, और अरमान लेकर वहां से निकल चुका था। फरहान अब घर में बेचैनी से टहल रहा था। जैसा वो सोच रहा था वैसा ना हो, वरना इसे छोड़ेगा नहीं। जी मैंने कर दिया है जैसा आपने कहा था, वो बाथरूम में शावर खोले बैठी हुई बोली। गुड, मुझे उम्मीद थी कि तुम ये कर सकती हो मिसेज आलिफ। अब बस रात होने दें। आपकी तैयारी है ना पूरी? दूसरी से पूछने से नूर मुस्कुराई। जी सर, मैं तैयार हूँ पूरी तरह से। हुरैन भी आने वाली है, अब इनका पर्दाफाश होगा और इन दरिंदों की हकीकत सामने आएगी। मैं और मेरी बहन यहाँ से आजाद हो जाएंगी, इसने सरगोशी में कहा। दूसरी तरफ वजूद के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। डोंट वरी, तुम दोनों आजाद हो, बस अपना काम वक्त पर कर देना, पर याद से हमारा साइन देकर फिर। जीजी आप फिक्र मत करें, सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। पूरी दुनिया के सामने इनके कारनामे आ जाएंगे, वो खुशी से बोली। फिर आई एम श्योर हूर भी इनका साथ छोड़ देगी। वो चहकी। दूसरी तरफ वो हंसा। जरूर छोड़ेगी, इसे छोड़ना पड़ेगा। तुम सिर्फ अब जल्दी से तैयारी करो, फास्ट। वो मायनी खीज लहजे में बोला। नूर सर हिलाती, मोबाइल की सिम निकालकर छुपाती, सामने हैंग दुल्हन के कपड़े में देखने लगी। मैं सच तो रही हूं, पर तुम्हें मेरी सेज नसीब नहीं होगी, क्योंकि धोखा किया है तुमने मुझसे। अब मेरा धोखा देखो। वो नफरत से बोली। मैंने कह दिया है मुझे अपिया से तैयार होना है, अब मुझे तैयार नहीं करते। वो भड़क कर बोली। अपने बाल इसके हाथों से छुड़वा कर दूर हो गए। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? क्यों? वो नरमी से बोला और उसके हाथ को थामा, और वो छुड़वा कर मजीद पीछे हो गई। क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ाते हैं जिसका ना सर होता है ना पैर। आप मुझे किसी के साथ इंग्लिश शेयर करने नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मैं आपके कान में सरगोशियों से बोलूं। आप मुझे पजेब पहनाते हैं पर इसकी आवाज नहीं होती, तैयार तो करते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देता। वो गुस्से से फुली नतनों के साथ बोल रही थी। हुँ करके मुंह फेर रहे, साथ सीने पर हाथ बांधकर खड़ी हो गई। आलम मुतबस्सम नजरों से देखा। अब लोगों को दिखाई नहीं देता, इसमें वो अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करके तुम्हें तैयार करता हूँ। वो मुस्कुराता हुआ ब्रश करके रख कर बोला। मैं इसने कुछ बोलना चाहा, वो बीच में ही टोक गया। क्या तुम चाहती हो हम देर से पहुंचे शादी में? चलता हुआ इसके पास आया, इसके नाजुक वजूद के गिर्द हिसार डालकर शाने पर ठोड़ी टिका दी। जाना है मुझे, पर आप मुझे तैयार करें वरना मैं नहीं चल रही। वो कभी बात नहीं करूंगी, सच में। वो भराई आवाज में बोलती मजामत करने लगी, पर इसकी मासूम सी मजामत कहाँ ताकत रखती थी इस वजूद के सामने। आप मुझे तैयार करें वरना मैं। वो रोती हुई कहने लगी, पर याद आया कि आगे क्या कहे। वो इसमें आकर रुक गई और आराम हंस पड़ा। मैं। इसने शरारत से उकसाया और वह सच में भड़क गई। मैं आपका कुछ कर दूंगी, गंजा कर दूंगी, आपको काट कर खा जाऊंगी, खून भी जाऊंगी सारा। वो चिढ़कर बोली। ऐसे ही तो मैं तुम्हें विच नहीं कहता, मेरी एंजल विच। वो इसकी गर्दन में मुंह छुपाकर सरगोशी में बोला और होठ झरमक गई। वो ऐसे इसे गुस्से में नर्वस पसल करके शर्माने पर मजबूर कर देता था, जिससे इसके गुस्से वाले तासुरात कहीं गायब हो जाते थे। प्लीज मुझे तैयार होना है, प्लीज 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 प्लीज। वो इसके हाथों पर हाथ मारती जिद से कहती कि आलम को इसके लबों पर उंगली फेरनी पड़ी। तैयार होकर क्या करना है पहले मुझे ये बताओ। क्या मतलब क्या करना है? आप अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? अच्छे दिखने के लिए ना। इसी तरह हम लड़कियां मेकअप करती हैं बहुत अच्छी दिखने के लिए। आप मुझे मेकअप करें वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, मैं बता रही हूँ। वो वार्न करती बोली। फिर दुनिया क्या कहेगी कि मेकअप ना करने पर आलम की बीवी से छोड़ गई। कितना बदनाम हो जाऊंगा मैं, तुम्हें एहसास है? वो इसकी मेहंदी से सुर्ख हाथ सामने करते बोला। खूबसूरत सुर्ख स्पेड हाथों पर गहरे रंग वाली मेहंदी इंतहाई प्यारे इसके हाथ बना गई थी कि आलम ने दोनों हाथों को चूम लिया। वाह, दुनिया का पहला शोहर हूँ जिसकी बीवी मेकअप ना करने पर इसे छोड़कर जाएगी। वो अफसोस से बोला और इसका हाथ पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के पास लाया। हूर सुनकर खिलखिलाकर हंसी। और दुनिया की पहली बीवी हूँ जो ना दिखने वाले मेकअप के साथ बेवकूफ बन जाती है। वो कहकर मुंह बिसोर गई। आलम चौकर पे फिर कहका लगाते से खुद में भींच लिया। आप बहुत बुरे हैं आलम, आपको मालूम है मैं मिस्त्री की शादी में फील कर रही थी कि मुझे लिपस्टिक लगी है, और मिस्त्री ने आज बताकर मुझे शर्म से पानी पानी कर दिया कि कुछ ख्याल है आपको। वो खफकी से खोया हुई। मैंने तुम्हें लिपस्टिक लगाई थी, शायद तुम भूल रही हो। वो इसका रुख सामने करता इसका चेहरा ऊपर करके बोला। है कब? झूठ ना बोले आलम, गुनाह मिलता है। मुझे लगता है तुम भूल गई हो, अब मैं तुम्हें याद दिलाने लगा हूँ। वो उसके लोबों पर झुकता बोला। हुरुलैन इसके अचानक हमले से आंखें फैला गई।
اس کے कसमसाने पर आलम ने जब मुस्कुराते फासले कायम किया तो गौर से इसका गुलाबी चेहरा देखा। तुम्हें क्या जरूरत है मेकअप की शहजादी, मेरे एक टच से तुम पोर पोर गुलाब हो जाती हो। उंगली से इसके बाल पीछे करता वो गमगीन लहजे में कह रहा था, जबकि वो आंखें मुंदे उंगलियां उलझाए खड़ी थी। मैं पहली बीवी हूँ जिसका शौहर से शादी से ऐसे तैयार करके भेजना चाहता है। वो सोचती हंस पड़ी। आलम इसके तासुरात देखता सर हिला गया। चलो पहले चेंज करके आओ ताकि मैं तुम्हें तैयार करूं। अचानक ही इसका हाथ पकड़कर खींचा और वो खिंची डोर की तरह खिंचती इसके सीने से लगी। इसके धक धक करती धड़कनें आलम को अपने सीने में सुनाई दे रही थी। वो इसके स्याह बालों वाले सर पर बोसा देता बाथरूम में लाया और इसे अंदर भेजकर खुद इसके लिए मुस्कान के रूम में मेकअप लेने निकला। एन को तुम तैयार कर रहे हो या मैं करूं? सिमी अपने रूम से निकलती इनके पास आ रही थी कि सीढ़ियों की तरफ जाते आलम को मुखातिब किया। नहीं मैं कर लूंगा जाने आलम, तुम आराम करो। वो चलता इसके पास है और माथे पर बोसा देते कहा, मैं तो आराम कर लूंगी पर याद से इसे तैयार कर देना। इसका दिल करता है तो कर दो, क्यों तंग करते हो मेरी शहजादी को? वो घूर कर बोला तो आलम हंस पड़ा। नाराज ना हो मेरी जान, मैं कह रहा हूँ इसे तैयार करता हूँ। इसका गाल थपथपाकर बोलता इसे देखने लगा। आप सबको छोड़कर एक पार्लर खोल दें आलम। आरिफ हंसता हुआ बोला, नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास एक ही काफी है मेकअप के लिए। तुम ये काम अंजाम दे दो ताकि तुम्हें आसानी हो। वो इसका मतलब समझता फौरन बोला कि सिमी के सामने आरिफ सटपटा गया। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे अल शरीफ बंदे को भी एक ला दें, इतनियों का क्या करूंगा यार। वो शरीर हुआ। अलबत्ता आलम की मौजूदगी में सिमी को देखने से गुरेज किया कि कहीं इसे बुरा ना लगे और अगले ही पल वो इसकी ठोकरों में पड़ा मिले। इस आदमी पर भरोसा नहीं था। एक दफा सिमी हाँ कह दे, इसकी मोहब्बत के बदले कुछ तो इशारा दे जिससे इसकी रसमंदी समझकर आलम को कन्विंस कर सके, नहीं तो सिमी के इनकार पर वो इसे लातों से ही जमीन से गायब कर देता। आलम इसे कब यहाँ से निकाल रहे हो? सिमी घूरकर आरिफ को आलम से बोली। वो चौंका और आरिफ के फीके पड़ते चेहरे को देखने लगा। जल्द ही, तुम टेंशन ना लो, बस तुमने कह दिया अब ये जल्द ही दफा करेंगे। वो कहता सिमी के सामने सर हिलाता आरिफ की शिकवा वाली नजरें देखते बगैर वहां से मुड़ी अपने रूम में वापस चलेगी। हिम्मत है तो देखो लड़के की, एक तो बकवास इस तरीके से अरबी बोलता है, दूसरा शिकवा शिकायत करता है। हद है आरिफन की। वो बड़बड़ाकर कपड़े चेंजिंग करने चली गई। आलम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? छोटे बच्चे जितना हूं। वो मिनमिनाता दुहाई देता आलम के पीछे था। तो फिर कोई कद बढ़ाने की दवाई लो और कल यहाँ से निकलो। वो स्पॉट लहजे में कहता मुस्कान के रूम में दाखिल हुआ और इसके ड्रेसिंग टेबल से मेकअप देखने लगा जो पता नहीं क्या क्या रखे थे। वो मोबाइल पर तैयारी लिए मेकअप देखता वहां से ही उठाने लगा और इसने सिर्फ मस्कारा, लिपस्टिक और आई शेडो उठाए थे। इसके रूम में एक नजर डालते वहां सदमे में खड़े आरिफ को ऐसे नजरअंदाज किया जिससे इसके अलावा कोई और था ही नहीं। अगर यहाँ से अकेली जाएगी तो वो मेरी लाश है सिमी जी, वरना मैं आपसे शादी करके ही जाऊंगा। वो मिठियां भीजते कहता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। आलम जहरीला मुस्कुराता जब रूम में दाखिल हुआ तो इसके सामने हुरुलैन अपने बाल पीछे से निकाल रही थी, पीच कलर के घेरदार फैले फ्रॉक में जिस पर ब्लैक नगीनों से हैवी खूबसूरत सी काम किया गया था। फुला सीने बगैर दुपट्टे के खुले साफ बालों में वो इस कदर दिलकश लग रही थी कि आलम की नजरें इस पर ठटक कर रुकी और फिर इसका जायजा लेता वो मोहब्बत सा हो गया। आलम मैं चूड़ियां कैसे पहनूंगी? वो परेशान सी बोली, जबकि आलम इसे देखता दरवाजे से टेक लगाए खड़ा हो गया और इसे बड़ी फुर्सत से देखने लगा। खिड़की से आती हवा की लहरों पर उड़ते इसके स्याह बाल इसके खूबसूरत चेहरे के गिर्द काफी मदहोश की मंजर पेश कर रहे थे। एक गहरा सांस भरकर इसने मेकअप टेबल पर रखा और इसकी तरफ कदम उठाया। आलम जो आप तो दिया करें, ऐसे भी क्या नखरे आपके? वो मुंह सोरे बोली। अगर बीवी तुम्हारे जैसी हो फिर नखरे तो जायज हैं शहजादी। इसकी उंगली पकड़े वो इसका हाथ अब बुलंद किए एन को समझने का मौका दिए बगैर गोल गोल घुमाने लगा। आलम आलम रुके, क्या कर रहे हैं? वो गोल गोल घूमती हुई हालनुमा इस रूम में क्या हुस्न बख्श गई। इसका पीच कलर का घेरदार फ्रॉक दायरे में घूम रहा था और बाल भी साथ फिजा में लहरा रहे थे। आलम ने मुस्कुराते से घुमाया और हुर्के खिलाते इसके सीने में से छुप गई। अब करें, इससे मुंह इसके सीने में छुपाते कहा। तब फिर से ही इसने इसे जबरदस्ती खुद से अलग किया और घुमाकर कहका लगाते इसे आईने के सामने लाया। लो कर दिया। अब वो चढ़ाने के लिए बोला और हूर मुंह बनाकर रह गई और आलम ने झुककर इसके सर पर बोसा देते हाथ बढ़ाकर ब्रश उठा लिया। इसके बालों को ब्रश करते ही कुछ ही देर में बालों को हल्का सा कर्ल करके पीठ पर खुला छोड़ दिया। अब तैयार कैसे करेंगे? आपको आता है तैयार करना? अपना रुख इसकी तरफ करते वो खफकी से बोली। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये लाल रंग लबों पर लगाना है। इसे लिपस्टिक उठाकर एन के चेहरे को
थोड़ी ऊपर ऊंचा करके इसके लबों पर लिपस्टिक लगाने लगा। ऐसे तो तुम्हारे लब छुप रहे हैं इस रंग में एन। लगाने के बाद इसके लबों का जायजा लेते हुए नागवारियत से बोला, हाँ तो फिर ऐसी ही तो होती है, ये दुपट्टा है होंडों का, इसे अपना अंकल ने इस्तेमाल करते कहा। तुम ब्लश खुद कर रही हो, इसकी तुम्हें जरूरत नहीं रही काजल की, तो वो तुम्हारे कान के पीछे लगा देता हूँ ताकि नजर ना लगे। इसने कहते हूर को होंडों वाली सूरत में छोड़कर इसके कान के पीछे सच में लगा दिया। अब इस आंखों वाले कलर की बारी। वो आई शेडोज उठाकर इसकी आंखों पर कपड़ों से मैचिंग रंग लगाने लगा। हूर बगैर मज़ाहमत के बुत पर ही इसके सामने खड़ी थी। इस मस्कारे को छोड़ो, ये मेरे होते तुम पर मस्के नहीं लगा सकता। इसने ना पसंदगी से मस्कारे का नाम पढ़कर इसे डस्टबिन में फेंक दिया। पर वो तो मस्कारा है आलम, पलकों एन तुम्हें नहीं मालूम ये तुम्हारी पलकों पर आकर मस्के मारेंगे। यार कुछ अकल करो, तुम मेरी हो। झुककर इसका माथा चूमा वो बोला और हूर ने इसका अपना सर पीट लिया। बेबी फितना है, मस्कारा मुझे मस्के मारेगा। वाह आलम, आपकी कोई बात नहीं, बेमिसाल। और एक है, वो तब कर बोली और इससे हाथ छुड़वाकर वहां से निकली। तुम नहीं मानोगी, तुमने मेरी बात कभी मानी है? मैं तो हमेशा गलत लगता हूँ। चलो तुम ही बताओ, ये फितना तुम्हें कुछ नहीं करता पेट में? इसके पाँव में पाजेब पहनाते वो संजीदगी से पूछ रहा था। ओ अल्लाह अल्लाह आलम, वो जाहिर है बन रहा है तो तकलीफ तो करेगा ना। मिसाल के तौर पर जैसे कोई गुड़िया मशीन में बनती है तो मशीन भी तो डग 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 करती रोती है ना। अपने बालों की लट को कान के पीछे करते वो समझाने लगी। आलम ने चौंक कर अपनी अक्लमंद बीवी को देखा। क्यों हैरान रह गए ना, शहजादी इतनी होशियार कैसे हो गई? हाँ हाँ बताएं। टेंशन ना ले, मेरे साथ रहते रहते आपको भी होशियार बना दूंगी। वो कहकर अपने लोगों पर लगी लिपस्टिक की खुशी से नहाल होती इन्हें आपस में मिलाने लगी। आलम लो देती नजरों से इसके चेहरे को देखता। पास रखे कपड़ों से मैचिंग कलर सैंडल इसके स्पेट पाँव में पहनाने लगा और पहनाकर जब दोनों पाँव हथेली में भरकर आंखों के सामने किए तो दिल धड़क उठा इसका। पीच कलर के पजामे में सफेद चमकती छोटे छोटे डायमंड से सजी पाजेब इसके पाँव में इस कदर खूबसूरत लग रही थी। वो झुककर दोनों पाँव पर बोसा देते इसे खुद को रोक ना सका। मेरे फितनों की जन्नत, दिल करता है सीने में छुपा दूं, मेरे अलावा कोई ना देखे तुम्हें। इसके पाँव के नीचे रखकर वो इसके सामने आया और इस पर झुका कि अपने पाँव पर इसका नरम गरम लबों का लम्स, दहकते लम्स पर वो शशदर थी। अभी एकदम इसकी दहकती सांसें चेहरे पर महसूस करके वो पीछे बेड पर गिर जाना चाहती थी, पर आलम ने बर वक्त इसके सर को पीछे अपना हाथ रख दिया और इसे आहिस्ता से बेड पर डाला। आप ये क्या कर रहे हैं आलम, जाएं तैयार हो जाएं। वो आंखें मूंदकर चेहरा दूसरी जानिब मोड़े पड़ी। इसकी दहकती सांसों पर झपटी वो खिलाई हुई थी। तुम्हारी ये खूबसूरत थी, अपने हद तक महदूद रखना चाहता हूँ प्लीज एन। मैं चाहकर भी तुम्हें यार इस रूप को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। आई एम सॉरी कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। वह सरगोशी में इसके कान में कहता, इसका चेहरा सामने करता इसकी लरजती पलकों में फड़फड़ाते लबों को देखने लगा। तुम मेरी बातों पर यकीन किया करो एन, मुझे सोचा करो, मुझे चाहो, मुझसे रिश्ता जोड़ो। मैं ही हूँ तुम्हारा सब कुछ, दुनिया को छोड़ो। वो 2 दिन तुम्हें अपना एहसास दिलाएगी, तीसरे दिन तन्हाई में कैद कर नसीब होगी। नूरुलैन से बेशक मोहब्बत करो, मैं नहीं कहता इसे छोड़ दो, इसे इस हिसाब से मोहब्बत दो, पर याद रखो बेवकूफ लोग हमेशा नुकसान देते हैं। तुम्हें यकीन रखना है तो अपनी मिसी पर रखना, वो एक अक्लमंद लड़की है। मेरे बाद वो तुम्हें सही की तरह चाहेगी, याद रखना। बाकी किसी पर यकीन मत करना सिवाय अपने शोहर और अपनी मीसनी के। वो गंभीर भारी आवाज में कहता है, इसकी कमर पर अपना मजबूत हाथ डालकर इसे करीब कर गया और वो सर हिलाती आंखें मुझे मध्यम सांसें ले रही थी, ये जानते कि वो इस पर पूरी तरह छाया हुआ है और इसे इसके अलावा किसी पर यकीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका आलम इसे कभी तनहा नहीं करेगा, इसे यकीन था तो इसी पर था। दफातन अपने नकुश पर इसका शिद्दत भरा लम्स पाकर वो सांसें लेना भूल गई कि इसके रहम और करम पर पड़ी थी। बाबा मैंने बाहर नहीं जाना, मामा आएंगे तो इन्हें यहीं भेजिएगा। वो स्काई ब्लू कलर के प्रिंसेस फ्रॉक में जेब तन किए वो वापस अपने शूज उतारकर बेड पर चढ़कर ब्लैंकेट में घुस गई। फेरी बेटा चाचू की शादी है, आप इंजॉय नहीं करेंगी? वो खुद रफुलिये में था और इसके पास आकर बैठते परेशानी से पूछने लगा। नहीं बाबा, मामा के बगैर मेरा दिल बहुत उदास है, वो आएंगी तो साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। वो भराई आवाज में कहती बुरहान से आंसू छुपाने के लिए तकिए में मुंह छुपा गई। बुरहान ने संगर बालों पर हाथ फेरते एक भुजल सांस फिजा में खारिज की। अच्छा फिर आओ, पोनी तो बांध दूं, फिर ऐसे खुले बालों से सोओगी तो उलझ जाएंगे, सुबह स्कूल जाते भी प्रॉब्लम होगी। शाबाश उठो मेरा बहादुर बचाओ आओ। वो इसे कुछ काटने लगा पर फेरी ने जैसे सुना ही नहीं। फेरी बाबा क्या बोल रहे हैं बेटा? इसने चेहरे से ब्लैंकेट हटाकर कहा।
बाबा मामा सुलझा देंगी रोज की तरह। उन्होंने कहा है वो मेरे बाल अपने बालों जितने लंबे करेंगी। वो वापस खींचकर चेहरे पर ब्लैंकेट डालकर अंदर से बोली और बुरहान ने फिर से हटा दिया। बाबा, वो घूरने लगी और फिर दोनों हंस पड़े। मेरी फैरी इतनी प्यारी क्यों है? वो झुककर शफकत से इसकी पेशानी चूमता बोला। क्योंकि मेरे बाबा मामा इतने प्यारे हैं, वो इनकी आंखों में छपका कर बोली और बुरहान के माथे पर अपने लब रख दिए। वो तो जैसे जी उठा था इसके, अपने आगोश में भरकर अपनी शफकत लुटाने लगा। बाबा, मुझे गुदगुदी हो रही है। बुरहान के बोसे पर इसकी हल्की हल्की मुझों की जुमन से वो खिलखिलाने लगी। होने दो, अभी तो बाबा तुम्हें खाएंगे विद स्लाइस। वो हंसते से मजीद गुदगुदाने लगा। दिमाग में इसकी यही बात घूम रही थी कि वो लड़की से जुनून कहने वाली कहाँ गायब हो गई थी। क्या वो सच में अपनी मोहब्बत छोड़कर आलम को आगे रख रही थी? हंसती फैरी को सीने से लगाए वो उसके बारे में गहरी सोच में चला गया। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान बढ़ते गए। चारों ओर रौनक फैल गई थी। फूलों और बरकी कमकमों से सजा इल्वी विला खुद एक दुल्हन का रूप लिए हुए था। खिलखिलाहट कह के सरगोशियां अरूज पर थी। लॉन और लाउंज में रंग बिरंगे आंचल लहरा रहे थे। आसपास खानदान को इनवाइट किया गया था रुखसती में, जबकि वलीमे को शानदार तरीके से करना चाहते थे कमाल साहब, और इसमें दाऊद आलिफ की पूरी रजामंदी थी। लड़कियों का झुरमुट नूरुलैन के दरवाजे के सामने खड़ा था, जबकि आसिया बेगम और भी अंदर ही मौजूद थी। माशाल्लाह, वो दुल्हन के भारी लहंगे में डायमंड की ज्वेलरी से इसका पूर पोर सजा गया था। मांग बट्टी, कानों में बड़े हैवी इयररिंग्स, गले में भारी डायमंड से जुड़ा नेकलेस, उंगलियों में रिंग्स, कलाइयां चूड़ियों से भरी हुई, नाक में पहनी खूबसूरत नथ जिसका मोती इसके लबों पर मुसलसल शरारतें किए जा रहा था। भारी गोल्डन दुपट्टा, सर पर सजाए वो मेहंदी लगे सुर्ख हाथों को गोद में रखे बेड पर बैठी थी। क्या होने वाला था, क्या हो रहा था, सोचकर इसका दिल धक धक करता दिमाग में धड़कने लगा। एसी की ठंडक के बावजूद इसका पोर पोर पसीने से शराबू था। वजूद की लर्जिश, कपाहट, हलक का बार बार खुश्क पड़ना, इसकी सांसें रुक रही थी। नूर बच्ची घबराओ नहीं, 20 की हथेलियां सहलाती बोलने लगी। ये लो पानी पियो स्वीट गर्ल। शरीन अपनी ब्लैक रंग की साड़ी का पल्लू संभालती हुई पानी का ग्लास भरकर इसे पिलाने लगी और नूर ने बगैर कुछ कहे मुंह से लगा लिया। कैसा फील कर रही हो, अब ठीक है? इसके माथे से पसीने साफ करके वो अपनायत से पूछने लगी। रुमाल से मुंह साफ करती नूर गहरा सांस भर कर रह गई। शुक्रिया। शरीन बेटा जाओ देखो बुरहान तैयार हो गया तो साथ आना, आसिया बेगम ने नूर के पास बैठी शरीन से कहा, जिसका चेहरा बुरहान के नाम से ब्लश हो गया था। नूर ने पहले चौंक कर आसिया बेगम को देखा, फिर शरीन के ब्लश करते चेहरे को, जबकि शरीन जी आंटी कहती अपनी माँ को मुस्कुराते देखकर उठकर खड़ी हो गई। नूर का दिल किया चाहती हुई शरीन का मुंह नोच ले, पर कुछ नहीं कर सकी बेबसी और जब्त से। वो बुरहान पर कैसे डोरे डाल सकती थी? वो तो सिर्फ मुस्कान का था। मुस्कान कहाँ हो? लब दबाकर इसने सोचा और अफसोस से आसिया बेगम को देखा, जो खुद आज तैयार श्यार खुशी से निहाल शरीन की माँ से बातों में मशगूल थी। नूर ने अपनी जुबान दांतों के बीच रख ली। मैं आई कम इन सर? दरवाजा नॉक करते शरीन ने इजाजत चाहिए। वार्डरोब से सूट निकालते बुरहान ने चौंक कर बंद दरवाजे को देखा और फिर ब्लैंकेट से चेहरा निकाल कर देखती फैरी को। इसे नो कहने के लिए मुंह खोलते देखकर बुरहान ने जल्दी से जी आ जाएंगे बोला। बाबा, फैरी ने शिकवा करती नजरों से देखा और बुरहान ने फ्लाइंग किस भेजते इल्तिजा की, तब वो मुंह बसोर कर करवट इनकी तरफ बदल गई। मुबारक हो प्रमोशन की। सुर्ख चेहरे के साथ वो इसकी चौड़ी पुश्त को देखती गला खंगार कर बोली। वो मुस्कुराया, मुड़कर इसे देखने लगा कि नजरें इस पर पड़ते ही ठटक गईं। ब्लैक साड़ी पर गोल्डन ब्लाउज में वो अपने स्याह बाल खोले इसे किसी की याद दिला गई। इसकी आंखों के सामने मुस्कान का नाजुक सरापा लहरा गया। इसके साथ ही की गई अपनी जिसारतें। वो नजरें फेर कर इसे याद करके खुद ही मुस्कुरा दिया। इसके दिए हुए जख्म आह करके जैसे पुकारने लगे थे। इसके रुई से वजूद का लम्स वो अपनी उंगलियों पर महसूस करता लब दांतों तले दबा गया। शीन इसे रफ हुलिया में देखकर सोच नहीं सकती थी कि कोई इस कदर हैंडसम भी लग सकता है, या इसकी आंखें ही बगावत पर उतर आई थी। इसकी नजरों का उठना और ठटक कर रुकना, वो मसरूर सी अपनी तैयारी पर मगरूर हो गई थी। और क्यों ना होती मगरूर, वो आइसमैन की जिंदगी में पहली बार इस पर नजरें रुकी थी। आखिर नाज क्यों ना करती। थैंक्स। वो सर हिलाकर हैंगर से सूट निकालता टाई सेलेक्ट करने लगा। वो आंटी पूछ रही थी कि तुम रेडी हो तो साथ चले नीचे। वो अपना यूं खामोश खड़ा रहना अजीब समझती झिझक कर बोली। बुरहान ने चौंक कर इसकी सिम देखा। वो पूरी वैसी ही थी जैसे वो हुरुलैन के बाद हमसफर के रूप में देखना चाहता था, पर इसकी नजरों में मुसलसल वो घायल कर देने वाली शेरनी घूम रही थी। इसके साथ वो गुजर रहे पल जिन्हें याद करके इसका लहजा बोझल हो रहा था। तबीयत में बेचैनी सी उमड़ आई थी। लब पीछे वो स्पॉट नजरों से शरीन को देखने लगा।
मेरे साथ आए, मुझे आपसे बात करनी है। सूट बेड पर फेंककर अपनी पेशानी पर बिखरे बाल पीछे करता फेरी पर एक नजर डालकर शिरीन के पास से गुजरा। वो जैसे सांस लेना भूल गई इससे इतने करीब देखकर। इसे मुस्कान पर रश्क होने लगा। वो कितना करीब से देखती होगी इसे। क्या वो इसकी आंखों की ताब ला पाती होगी? इसके परफ्यूम की खुशबू इसके गिर्द जैसे हाला बनाकर इसे कैद कर गई। वो शर्मगीन मुस्कुराहट लबों पर सजाकर मुड़ी। मेरे बाबा सिर्फ मेरी मम्मा से प्यार करते हैं आंटी। फेरी दांत पिसकर ब्लैंकेट हटाए गुस्से से बोली। शरीन ने चौंक कर इसे देखा। वो इसे ही गुस्से से भरी नजरों से घूर कर देख रही थी और इसे हंसी आ गई। और एली स्वीटहार्ट, वो हंसकर वहां से निकल गई और पीछे फेरी तिल मिलाकर रह गई। मम्मा, आप बाबा को इस आंटी के हवाले कैसे कर सकती हैं? इसने शिकवा की और नम आंखों से वापस लेट गई। देखिए शरीन, अम्मी ने आपको जो भी आस उम्मीद दी है, आई एम सॉरी, मेरी तरफ से ना है। वो बाहर आए बगैर लगी लिपटी रखे बोल गया। शरीन ने ना समझी से इसे देखा। मतलब मैं समझी नहीं बुरहान। इसके सवाल पर वो एक पल को बुरहान को लगा जैसे गलत फहमी हो गई है। या हो सकता है अम्मी ने इसे कुछ ना कहा हो, वो सिर्फ अपनी तरफ से मुझे राजी कर रही हो। वो शशो पंच में पड़ गया। क्या अम्मी ने तुमसे कुछ कहा है मेरे बारे में? आई मीन मेरी शादी। गहरा सांस भरते इसने पास से गुजरते मेहमान का ख्याल करते धीमे लहजे में कहा। शरीन लम्हा भर फिर सुर्ख पड़ गई और पलके लरस गई, जिससे बुरहान को कोफ्त होने लगी। इसे जाने की मुस्कान की आंखों में आंखें डालकर देखने वाली अदा याद आई। इसका हिलता बबल को चुबाना मुंह, इन फड़फड़ाते लबों से वो बेजार सा होने लगा था। जी कहा है। वो जरा सी पलके उठाकर मुस्कुराई। क्या कहा है बताना पसंद फरमाएंगी ताकि मैं आपकी गलतफहमी दूर कर सकूं? वो बोलता अपनी पैंट की जेब में अंगूठे फंसाए खड़ा हो गया। उन्होंने कहा है कि आप मुझे पसंद करते हैं और अपनी पहली शादी मजबूरी में की है क्योंकि वो लड़की आपके पीछे पड़ गई थी। आई मीन उन्होंने कहा है वो अच्छे किरदार की नहीं थी, इसीलिए कल आपने इसे घर से निकाल दिया है। वो झिझक कर बोली। पता नहीं क्यों इसे सामने इसकी तेज तरारी गुम हो गई थी। हकीकत तो ये थी वो सच में बोल नहीं सकती थी इसके सामने। इतने मुजरिमों को हैंडल करने वाली लड़की जो खुद एसीपी के ओहदे पर फाइज थी और बुरहान अली के सामने कुछ कहने बोलने की हिम्मत नहीं पाती थी। एक दफा की थी इस तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर जब यूनिवर्सिटी के दिन थे, तब इस खड़ूस ने बुरी तरह झड़क दिया था। वो ऐसे रिलेशनशिप का कायल नहीं, सिर्फ फिर दूर से ही देखकर वो अपनी आंखों को सुकून देती थी। और फिर दूसरी बार इसकी शादी से पहले प्रपोज किया तो पहली फुर्सत में ही इनकार मिला। इसका भी शादी का दूर दूर तक इरादा नहीं। तुम्हें गलत फहमी हुई है शरीन, वो मेरे पीछे नहीं पड़ी थी, मैं इसके पीछे पड़ा था। मुझे इससे शादी करनी थी क्योंकि मेरी बेटी से चाहती थी माँ के रूप में। इससे अच्छा किरदार क्या होगा? मेरे सिर्फ एक माँ कहने पर इसने कभी पेशकदमी नहीं की। मुझे उम्मीद है अब तुम समझ गई होगी। मैं आई एम सॉरी कि मैं आपसे कभी शादी नहीं कर सकता। अगर मुस्कान ना होती तब भी। बुरहान को अपनी माँ की बातों पर जितना गुस्सा आता इतना ही खुद पर कि वो अपनी माँ को सही जवाब क्यों ना दे सका, जिन्होंने 2 मिनट न लगाए इस लड़की को जुगनू थमा दिए। साकित से सुनती शरीन के आंसू लड़क कर गालों पर गए। आखिर मुझ में कमी क्या है? बुरहान हिल गई। मैंने सालों लगा दिए तुम्हारे इंतजार में, एक दिन तुम मेरे पास आ जाओगे और अब जब हो रहे हो तो ऐसा क्यों? प्लीज, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ऐसा मत करो। मैं इस लड़की से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत दूंगी। तुम्हारी बेटी को प्लीज मुझसे शादी कर लो। आई रियली लव यू बुरहान, मुझे अपना लो। वो रोती हुई बोली। बुरहान सचपटा गया लोगों की मुतवज्जा होते देखकर। शरीन स्टॉप इट, रो क्यों रही हो? तुम्हें अंदाजा है लोग वो कैसे देख रहे हैं तुम्हें? वो गुस्सा हुआ। देखने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताएं क्या कमी है मुझ में? इतनी खूबसूरत हो मैं। तुम एक बार गौर करो मुझ पर प्लीज, बस इनकार ना करो। इसकी मिन्नतों पर बुरहान साकित सा रह गया। इसे सिर्फ सुना था मोहब्बत अंधी कर देती है, पर ये लड़की तो सच में अंधी हो गई थी कि अपनी असमत का भी जनाजा एक गैर के सामने निकाल रही थी। इसका जहन खुद ब खुद मुस्कान के इसके मुकाबले लेकर आ गया। पहली बार तुम वो तरबियत नहीं दे सकती मेरी बेटी को जो वो दे सकती है। शीन आई एम सॉरी, मुझे ये कहना पड़ा है। वो तुम नहीं जो वो है। वो हैरान हुआ। वो भी मुझसे प्यार करती है और तुम भी। तुम ये मिन्नतें कर रही हो। इसे मैं ऑफर करने लगा तो मुझे चुनो, अपनी मोहब्बत को चुनो। वो ठुकरा कर चली गई। हालांकि जुनून के रंग में मैंने इसे की आंखों में देखे हैं, फिर भी वो अपनी इतनी चाहने के बावजूद बेटी और शोहर को छोड़कर चली गई क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी अपनी असमत पर। और मुझे लगता है हर लड़की को ऐसा होना चाहिए। वो बगैर इसकी फैली आंखों में देखता बोल रहा। आखिर मैं अम्मी की तरफ से तुमसे माफी मांगूंगा, आई एम सॉरी। वो कहकर वहां से जाने लगा तभी हिचकियों रोती शरीन ने इसकी पुश्त को देखा। सुनो बुरहान, इसकी पुकार पर वो लब भेजकर रुका और मुड़कर इसे देखने लगा। क्या तुम इससे मोहब्बत करते हो?
वो रुक रुक कर पूछती इसकी आंखों में देखने लगी। वो मुस्कुराया। मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ इससे। डोंट वरी, आई एम श्योर मुझे इससे मोहब्बत नहीं होगी। नजरें चुराकर कहता वो अंदर रूम में चला गया। वो रोती हुई शिरीन इसके झूठ पर लब पीछे अपनी माँ को लेकर वहां से निकलती। बगैर बुखलाई आसिया बेगम भी सुने। वो इसके पीछे पोर्टिको तक आई और वो अपने माँ बाप को लेकर वहां से बगैर उफ किए निकलती चली गई। इसका इरादा अब बिखरे दिल को संभालने के लिए ये शहर ही छोड़ने का था। बुरहान, ये क्या कर दिया? आसिया बेगम गुस्से से सुर्ख दोनों हाथों से सर पकड़े बैठ गई। संभाले बहन खुद को, ये ले पानी पी ले। बी ने जल्दी से पानी का गिलास भर कर दिया। आसिया बेगम ने शुक्रिया कहते थाम लिया। इन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करे दिल कि अपना सर फाड़ दे। इस लड़के ने तो कहीं का नहीं छोड़ा था। भाई, आप कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। आलिफ जब बाथरूम लिए निकला तो सामने ही ब्लैक 3 पीस सूट में अपने वजीहा शानदार भाई को देखते मुस्कुराकर पूछा। बुरहान एक सरसी सी नजर इसके फूलों से सजे रूम पर डालकर मुस्कुराए। इसे यकीन था जैसे इनका शक है आलिफ पर वो सब गलत होगा, महज ही गलत फहमी होगी। इसका भाई बहुत मासूम था, पर दूसरी तरफ इसका यूं रात को छुपकर घर से निकलकर हुडी में जाना और फिर आना, ये बहुत बड़ा सबूत था। अगर वो सच में आलिफ हो तो अगर इसके घड़ी कॉन्टैक्ट सईद से आलम से हुआ तो हाँ, कुछ नहीं, बस तुम्हें देखने आया था। वो पास आकर मुस्कुराया बोला और सामने हैंग इसकी शेरवानी उठाकर बेड पर रखी। जबकि आलिफ मोहब्बत भरी नजरों से अपने भाई को देखता गले से तौलिया निकालकर काउच पर फेंकते बालों में ब्रश करने लगा। ये क्या बदतमीजी है? आज तुम्हारी शादी है और इस हाल वाले रूम में अपनी बीवी को लाओगे? बुरहान झड़कता तौलिया उठाकर हैंग करने लगा। तभी ब्रश पटाकर हंसता दाद इसके गले में बाजू डालकर इसे लिपट गया। मैं तो इसे अपने दिल में ला रहा हूँ भाई, आप फिक्र न करें, हमारी बोनी का कद इतना है वो समा जाएगी। इसने आंख दबाकर शरारत से कहा। दांत तमीज करो खबरदार, आज तुमने इसे बोनी कहा तो। बुरहान ने घूर कर झिड़का। अच्छा तो फिर क्या कहूँ, जानू, सोनू, बेबी? इसने शरीर नजरों से देखते आप रुझकाया। बुरहान ने बाजू बुलंद करके इसकी गर्दन में डाला और इसे कंजे में लेकर वो कराह गया। कुछ भी कह देना, पर आज इसे हर्ट मत करना अपनी बकवास से। इसने बाल बिखेरे वार्न किया। नहीं भाई, आज तो प्यार वाली रात है, मैं कैसे इसे हर्ट करूंगा? इसके लिए तो फिर सारी जिंदगी पड़ी है। आंख दबाकर कहते वो कहकर लगा उठा। बहुत बदतमीज हो गए हो दाद, ये सब तुम्हारे दोस्तों की लैंग्वेज बोल रहे हो, शर्म करो मेरे सामने। बुरहान अपनी शर्म मिटाने के लिए मुस्नुई गुस्से से बोला। क्या भाई, इन्हें तो आज एंट्री नहीं दी क्योंकि मुझे मालूम है वो कोई हरकत जरूर करेंगे मेरे रूम में जाने पर, इसीलिए सबका पत्ता गेट पर ही काट दिया। इसने फखरिया अपना कारनामा सुनाया। जब इसने गार्ड से सबको पिटवाकर वहां से निकाला था, बहुत चीख चिल्ला रहे थे दाद के मुताबिक, कोरोना वायरस की तरह इस पर एक नहीं सुनी। अच्छा, बहुत कर ली बकवास, चलो तैयारी करो और बाहर आओ। इसने चपट मारकर कहा और जरे लब मुस्कुराता वहां से निकला। पीछे दांत बालों में उंगलियां फंसाकर सुर्ख सफेद फूलों की लड़ियों से सजे रूम और बेड को देखते कहका लगा उठा। आने वाले वक्त को सोचकर इसका पोर पोर मसरूर मदहोशी की धुन में गाया जा रहा था। आज तो बोनी नहीं, दिल की मलिका आएगी, मेरी आंखों की नूर। वो गुनगुनाता गोल्डन शेरवानी पहनने लगा। गाड़ी पोर्टिकियो में रोकते वो बाहर निकला और बेकिक टैक्सियों में इसका चौड़ा फैला वजूद सहरंगेज था। सिलाई में पहनी महंगी घड़ी, पाँव में ब्लैक चमकते शूज, बुरे बाल जल से सेट किए गए थे। अपनी बावकार मजबूत चाल चलते वो दूसरी तरफ फैन के पास आया और आहिस्ते से इसका हाथ पकड़कर बाहर निकलते इसका फ्रॉक ठीक करने लगा। मैं ठीक लग रही हूँ? अपने बाल पीछे करते नर्म मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो आलम से पूछने लगी। मेकअप की जगह सिर्फ इसे आई शेडो लगाया हुआ था और बाकी की हमेशा की तरह वो सिंपल ही थी। खूबसूरत संजीदगी से कहते से शर्माने पर मजबूर कर गया। वो हंसती इसके साथ अंदर आई। कमाल साहब ने पहले ही फुर्सत में इन्हें रिसीव किया और ले जाकर इन्हें सोफे पर बिठाया। हूर अपना फ्रॉक सीधा किए बैठी थी। तभी ही बच्चियां भागती इसके पास आई। आपी, हूर वो दुल्हन आपी आपको ऊपर बुला रही हैं। हूर ने सुनकर सर हिलाया। आलम मैं जाऊं? वो अभी किसी से मिली भी नहीं थी। हालांकि कमाल साहब का बहुत दिल कर रहा था जिंदगी में पहली बार से सीने से लगाने के लिए। इसके मासूमियत, शोहर की फर्माबरदारी वो काफी गौर से देख रहे थे। डर? जी मुझे याद है, जब डर लगे तो मुझे आयतल कुर्सी पढ़नी है। वो मुस्कुराई बोली। आलम ने सर हिलाते इसे खड़ा किया और वो दाएं बाएं लड़कियों के हाथ थामने पर इनके साथ साथ कदम उठाने लगी कि सीढ़ियां चढ़कर नूर के रूम के करीब ही थी। जब 3 लड़के कहकर लगाती सामने ही भागती अचानक से इससे टकराई। ओ सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। आपको चोट तो नहीं लगी? मुट्ठी में पकड़े पेंडेंट के साथ वो इसे संभालते हुए माजरत कर गई। नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। हूर मुस्कुराती अपनी गर्दन में जलन महसूस करती, जैसे किसी ने खींचकर कुछ उतारा हो। पर इसने तो डायमंड नेकलेस पहन रखा था, कैसे वो उतारती?
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वो शुक्रिया अदा करती वहां से भागी, जबकि कान में लगे आलिम के ब्लूटूथ से अचानक से आवाज आना बंद हो गई और वो चौंक उठा और ऊपर देखा तो वो दरवाजा खुले अंदर जा रही थी। सब ठीक है? मां साहब इसके बिगड़े तेवर देखकर बुखलाकर बोला। आलम इन पर एक सरसरी सी नजर लाकर ऊपर की सिमत भागा। वो सबकी नजरों को इग्नोर करता ऊपर आया और नूर के रूम के करीब ही इसे हुरू लैंड का पेंडेंट टूटा हुआ मिला, जिसे किसी ने कुचल डाला हो। इसने उठाकर देखा तो वो टूट चुका था और चिप डैमेज हो चुकी थी। वो लब भीजे रूम में बंद हो दरवाजे पर नजर डाले वहां से नीचे उतरा। वो हुरुलैन को बदगुमान ना करते इसे अपनी बहन के बीच मुदाखलत ना होते दिखे लाउंज में आकर बैठ गया और इसकी नजर सामने ही टिकी नूर के रूम पर थी। हाँ अरमान बोलो। मोबाइल कान से लगाए बुरहान ने धड़कते दिल के साथ पूछा। सर हमारा शक सही था, बिल्कुल आपका भाई आलिफ है। ये घड़ी आलम के घर की है, इसमें मौजूद चिप से वो सब आपस में कॉन्टेक्टेड हैं। सर हम वो भी मालूम कर लेते हैं क्या बातें करते हैं। पर सर दूसरी तरफ इन्हें पता लग गया है, इसीलिए वो अपने बचाव कर गए और चिप सेकंड में नकारा हो गई। किसी ने बड़ी चालाकी और होशियारी से इस चिप को डीएक्टिवेट कर दिया और हम मजीद कुछ न जान पाए। एक ही सांस में बताया अरमान का। बुरहान स्प्रेड रंगत के साथ रूम के वस्त में बिल्कुल पतले माने खड़ा था, शौक बेयकीन सुन दिमाग के साथ था। इसका छोटा भाई मासूम भाई वे गुंडा बन गया था, पर क्यों? बेयकीनी का आलम था। सर हमारे लिए कोई ऑर्डर? अरमान के आवाज पर इसे होश में लाई। पूरी फोर्स के साथ यहाँ पहुंचो, खामोशी से, जल्दी, चंद सेकंड्स में। सब बर्फीले लहजे में इसने हुक्म जारी किया। इसे मालूम था आलम बाहर मौजूद है और वो क्यों आया है। अपने आदमी की शादी अटेंड करने आया है। अब देखता हूँ इसे। वो सोचकर यूनिफॉर्म उठाए बाथरूम में घुस गया और जल्द ही चेंज के बाहर निकला। साथ ही एक नजर अपनी सोई हुई बेटी पर डालकर पास आया और माथे पर बोसा दे इस पर ब्लैंकेट ठीक किया। फुल तैयार होते ड्यूटी के लिए अपनी पिस्टल की मैगजीन चेक करता अपना लहू लुहान होती नजरों में वो लाश घूम रहे थे जो आलिफ ने कत्ल किए थे, जिन्हें इसे खुद टुकड़े उठाकर जमा किए थे। फकत चंद अल्फाज कहने चाहते हैं, नजरों का वो पैगाम देना चाहते हैं। तवज्जो दे, अर्ज है ये। इश्क दिले आतिश है, मोहब्बत दिलों की कातिल है, दीवानगी तो हैवानगी है, जुनून मौत का पैगाम है। चाहत ने तोड़ दिए हैं दिल, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जान परकर तो सब रोए हैं, उम्रों में कुछ नहीं रखा, मान गए ये सब। आप एक बार हाँ कर दें, हम सीधा निकाह करना चाहते हैं। काउंटर से टेक लगाए वो गुनगुना रहा था जबकि सिमी जब से सुर्ख चेहरा लिए इसके लिए ब्लैक कॉफी बना रही थी। अभी कुछ देर पहले ही आलम और एन के जाने पर सिमी अपने रूम के लिए सोने गई थी, पर इसे कुछ मिनट्स ही गुजरे थे वो इसके रूम के दरवाजे पर मौजूद था। सिमी ने गुस्से और नागवारियत से पूछा कि इसे मासूमियत से कहा काफी बना दे। वो इसने इसे सही सलामत हाथों की जानिब इशारा किया। वो समझकर सलीलता वहां से चला गया और सिमी समझी कि बात समझ आ गई होगी। अभी इससे आंखें मूंदे कुछ गुजरी ही थी कि वो फिर इसके रूम के सामने मौजूद था और सिमी थप्पड़ मारने की पूरी नीयत से निकली थी, पर इसकी खून बहाती हथेली को देखते इसके आसान खता हो गए। वहां गहराई से कट दिया गया था। सिमी बौखलाकर इसके कलाई पकड़कर अंदर लाई उसे कोसी आलम को बताने लगी कि धमकियां देती पट्टी की। तब फिर से इसने कॉफी का कहा और सिमी अब इसके हाथ का भी नहीं कह सकती थी। तभी पाँव में स्लीपर्स पहनकर वहां से निकली। रिमशा तो कुछ देर पहले ही आलम से इजाजत लेकर निकल चुकी थी और अब खुद के जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वही तो पीछे पीछे खुद भी आ गया और अब इसकी बकवास सिमी का दिमाग खोल उठा। क्या बकवास है ये, वो चटक कर बोली। मोहब्बत है सिमी जी, आप क्यों नहीं समझ रही? वो भी आज सारी शरारतें छोड़कर मैदान में उतर आया था पूरी संजीदगी साथ। सिमी इसके तेवर देखकर घबरा गई। देखो दिमाग से आ रही इंसान, समझने की कोशिश करो। मैं नहीं कर सकती तुमसे शादी, मेरी उम्र काफी बड़ी है। तुम किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लो, अच्छी जिंदगी गुजारोगे। मैं कुछ नहीं दे सकती तुम्हें, क्यों नहीं समझती मेरी बात? वो कहती आखिर में चिल्ला उठी। खामोशी से सुनता आरिफ गला खंगारने लगा। मुझे ना आपकी उम्र से गर्ज है ना जिस्म की तलब। बस मुझे आपसे शादी करनी है तो चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे समिया आलम से शादी करनी है। वो अपनी बदामी ब्राउन आंखें इसकी आंखों में गाड़ कर बोला। सिमी का सांस रुक गया। रही बात इज्जत की, तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इतनी जितनी मैं खुद की भी नहीं करता। मैं चाहता हूँ अब मुझे सिर्फ हाँ में जवाब दें ताकि मैं जब आलम से बात करूँ तो वो मुझसे नाराज ना हो। वो तहम्मुल से बोला और सिमी ने गहरा सांस भरा। नहीं करूंगी तुमसे शादी, समझे? किसी से भी शादी नहीं करूंगी। वो दांत पीस कर बोली और रुख मोड़कर अपने आंसू पीसने लगी।
आखिर क्यों नहीं समझ रहा था कि वो शादी नहीं करना चाहती। कहाँ वो नौजवान उम्र का लड़का और कहाँ इसकी डबल उम्र की। किसी भी एंगल से तो जोड़ नहीं बन रहा था। फिर ये क्यों पीछे पड़ गया था। अगर अब आपने इनकार किया सिमी जी, मेरी मौत की जिम्मेदार आप होंगी। क्या आप मुझसे शादी ही करेंगी? इसने अचानक वार किया कि वो साकित सी रह गई, जबकि पीछे खड़ा इसके सर को देख रहा था। आरिफ धचके की सूरत हाल ने इसे रुख मोड़कर इसे देखा, जिसकी आंखें से देखती मुस्कुरा रही थी। तुम कैसे कह सकती हो मुझे ऐसे? इसकी आंखें डिबडिबा गई। मैं ही कह सकता हूँ आपको ये सिमी जी। वो उंगली बढ़ाकर इसके आंसू पर पोर पर उठाता सिमी को देखने लगा, जो शशदर्जी से देख रही थी। और अगले ही लम्हे इसे लगा इसकी सांसें बंद हो जाएगी जब आरिफ ने वो आंसू इसकी आंखों में झांकते अपने लबों पर रख लिया। अचानक ही सिमी को ये बड़ा सा किचन तंग पड़ने लगा और लब भीजकर सुर्ख मुतगए रंग के साथ वहां से जाने लगी कि एकदम आरिफ इसके सामने आ गया। नतीजा वो पूरी तरह इसके सीने से लगी। दोनों के वजूद में करंट सा फैल गया। दोनों बर वक्त खुद को संभाल कर पीछे हटे। ये क्या बदतमीजी है, जगह दो, इसने घूर कर कहा। आरिफ लापरवाही से कंधे उचका गया। मुझे पहले जवाब दे। वैसे आपके आंसू काफी नमकीन है, वो मुस्कुरा कर बोला। सिमी बेबसी से इसे देखने लगी। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो आलम। मैं आलम को बताऊंगी, आज मैं जरूर बताऊंगी। अब इसका जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि एकदम आगे बढ़ते आरिफ ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। सिमी की आंखें पूरी फैल गई और इन सब्ज नैन कटोरे में देखते आरिफ हल्का सा हंसा। प्यार करता हूँ आपसे, ये बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही? आलम को बताइए, आप सारी दुनिया को। शादी तो मैं आपसे ही करना होगा, चाहे फिर आपके लिए मरना ही क्यों ना पड़े। वो दोनों अभी अपनी आंखों में देख रहे थे, खुद को संभाल भी नहीं पाए थे कि अचानक नोटिफिकेशन साइन बजा। लाउंज की छत के कोने में लगी सुर्ख बत्ती अपने मखसूस आवाज में साथ जलने लगी। आरिफ की आंखें फैल गई। वो सिमी एक नजर डाले इसका गाल थपथपाकर वहां से भागा। अपने ऑफिस में आकर कंप्यूटर चेक किया तो इसका दिमाग माउफ होते होते बचा। किसी ने हैक कर लिया था इन्हें, पर किसने? ओह माय गॉड। तो ये आलिफ की वॉच। घबरा कर सोचते वो चेयर घसीट कर दीवार गियर लगे कंप्यूटर के साथ बैठा और सामने रखे बोर्ड्स पर तेजी से उंगलियां चलाने लगा। सिमी मुसलसल साइलेंस से घबरा कर इसके पीछे आ गई और अब ऑफिस और कंप्यूटर के साथ में बैठे आरिफ को देखकर हैरान रह गई, जो पता नहीं किन किन चीजों से उलझ रहा था। अभी वो हैरान परेशान देख ही रही थी कि अचानक फिजा में जहां फायर की ठाक ठाक करती आवाजों के साथ आरिफ की गुस्से भरी दहाड़ने से इसे अंदर तक सहमा दिया था। मैंने इसे कहा था बहुत संभालना, पर नहीं, सारा सिस्टम हैक करवा लिया। गुस्से से गुर्राते इसने अपना मोबाइल निकाला और सिमी की कलाई अचानक पकड़ के इसे अंदर कर लिया। वो इस कदर हवास बाख्ता थी कि अचानक अफादात पर इसका दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा था। खामोशी से आरिफ के साथ खड़ी सहमी हिरनी लग रही थी। हाँ आरिफ। दूसरी तरफ आलिफ की मसरूफ सी आवाज आई। कहाँ गई तुम्हारी गाड़ी आलिफ? वो गुर्राया। आलिफ ने ठटक कर सुना, फिर नागवारी से टोका। ये क्या तरीका है बात करने का आरिफ? तरीका बाद में सिखाना, पहले तुम्हें आलम छोड़ेगा तब। अपनी वॉच कहाँ कर दी तुमने? वो पुलिस स्टेशन में क्या कर रही है आलिफ? एक मिनट, क्या बकवास कर रहे हो? वॉच तो मेरे पास है। तुम पागल तो नहीं होगे? वो बाहर क्या करेगी? मेरे सामने टेबल पर रखी है, मैंने कल ही तो नोट से ली थी। वो चताकर बोला और ब्रश फेंकर अपनी घड़ी के पास आया और इसे गौर से उठाकर देखने लगा। पलकों से आंखें सिकुड़ी। दूसरे पर इसे जोरदार धचका लगा और वो साकित से इस वॉच को घूरता रहा। आलिफ, तुम्हारे भाई को मालूम पड़ गया होगा, भागो वहां से, यहाँ भी फायरिंग हो रही है, जल्दी निकलो बाहर, फास्ट। आरिफ ने कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, जबकि आलिफ वहीं खड़ा घड़ी को देखता बुत बना। नूर! मुसलसल बजते मोबाइल ने कमाल साहब और इनके साथ बैठे सब लोगों को मुतवज्जो कर लिया। आलम ने नागवारी से इस वक्त मुदाखलत करते बंदे को सोचा और मोबाइल निकाल कर देखा और इनमें अननोन नंबर देकर कॉल आ रही थी। वो एक नजर सामने बंद रूम पर डालकर आसपास शोर शराबे से तंग आकर उठा। सुनो, मेरी बीवी सामने वाले रूम में है, ख्याल रखना, मैं 2 मिनट में आता हूँ, कुछ स्पॉट सर्द लहजे में कहते निकला और पीछे वो झट से सर हिला गए, जबकि आलम मोबाइल थामे वहां से साइड आ गया। और ऐसी भी क्या आफत, 2 मिनट के लिए भी नहीं बंद हो रही थी। दूसरी तरफ ऐसा कौन सा बंदा था जो इसे जुर्रत के साथ ऐसी बदतमीजी से मुसलसल कॉल कर रहा था। और लॉन में एक साइड में आ गया था जहां आवाज कम सुकूत ज्यादा था। बोलो, मोबाइल कान से लगा दे, इसने रोब और अपने लहजे में दूसरी तरफ से कहा। सर, साहिर आलम, वो घर पर अचानक कुछ गुंडों ने हमला कर दिया है और सिमी को गोली लगी है, अरबी काफी जख्मी हो गया है। मैं अभी आई हूँ सर। रोती हुई रिमशा कानों को चीरती फायर्स की आवाज चीख कर बता रही थी। क्या बकवास है। सुनकर कुछ पल तो वो बोल ही नहीं सका और जब बोला तो आवाज में ऐसी घनघरश थी कि इंसान की रूह कांप जाए। मुझे बचा लें सही, सिमी आलम अरब को बचा लें। वो हलक के बल दर्द से घुराई और सही को लगा इसके सर पर सातों आसमान टूट पड़े हों।
सिमी, इसकी धड़कनें बढ़ गईं। क्या इस बार इसके पास होकर भी इसकी बहन को तकलीफ पहुंचेगी? इसकी मौजूदगी में इसकी बहन तकलीफ उठाएगी? मैं आ रहा हूं, मैं पहुंच रहा हूं 2 मिनट में, धाड़कर बोला। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए मुड़ा। पीछे कमाल साहब को खौफजदा खड़ा पाया। सब ठीक है सईद आलम? क्या हुआ है? वो घबराकर इसके बिखरे रूप को देखते पूछने लगा, जिसकी स्पैट रंगत से खून टपकने लगा था जैसे। सब ठीक है, मेरी बीवी का ख्याल रखना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। दाद को कहना इसका पूरा ख्याल रखे, मैं अपने गार्ड्स भी भेज रहा हूँ। बता दो पहले, अगर इस खराश भी आई तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ से जाओ और सीधे दाद से कहो रुलैन के पास है, गो फास्ट। वो सर्द लहजे में ठहर कर बोला तो बुखलाए हुए कमाल साहब सर हिलाते पीछे की तरफ भागे और सही एक नजर सारे माहौल पर डालकर अपने आदमियों को कॉल करता वहां से भागने के अंदाज में निकला। इसे उम्मीद थी बुरहान और दाद की मौजूदगी में इसकी बीवी पर आंच नहीं आएगी, और अब तो इसकी बहन के रूम में थी, इसके पास जरूर मजीद कुछ ना तो इसे लोगों की बातों से बचाएगी। जब वो यहाँ पहुंचे, जहाज की रफ्तार से इसकी साह लंबी गाड़ी इल्वी विला में निकली। दिमाग दिल पर सिर्फ इसकी बहन छाई हुई थी और दूसरे हाथ से वो बार बार आरिफ को कॉल्स कर रहा था, पर कोई उठा ही नहीं रहा था। इसे मजीद टेंशन होने लगी। अब इन सब में वो सिर्फ एक ही जात को याद कर सकता था। अब इसकी बहन को किसी आजमाइश में ना डाले, वरना आलम जी नहीं सकेगा। अब तो मैंने कॉल कर दिया, मुझे आजाद करो, मुझे जाने दो। अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से बर्बाद कर फूट फूट कर होती निमिषा गिड़गिड़ाई, और इसके गिड़गिड़ाहट पर सामने बैठे वजूद कहका लगा उठे, शाला ये मैंने क्या कर दिया? एक तो अपने हाथों से एसीपी को अपनी मोहब्बत की सच्चाई बताई, दूसरा अब जान बचाने के लिए इसकी जिंदगी खुशियां तबाह कर दी। मैं सच में सही आलम के लायक नहीं। आप मुझे कैसे माफ करेंगे? अब मैं कैसे खुद को माफ करूंगी आपकी बर्बादी पर? वो दिल में सोचती फूट फूट कर रो रही थी। सामने इसके मामा मामी चेयर पर बंधे भी जान पड़े थे, जबकि इसकी कजन्स एक शादी अटेंड करने गई थी। ये भी शुक्र अल्लाह का था वो वहां मौजूद नहीं थी, वरना पता नहीं क्या होता। वो कुछ देर पहले ही यहाँ घर पहुंची थी। इसके देखते मामा मामी के माथे पर बल पड़े थे, जैसे वो अपने घर नहीं इनके घर आई हो। इसका दिल किया वापस भाग जाए सईद आलम के घर, जहां वो खुशी से सांस ले सकती थी, जी सकती थी इसकी मौजूदगी में। पर वो जा नहीं सकती थी, क्योंकि इसका दिल इसे बेचैन से रहने नहीं देता था। जब वो सईद के करीब इस लड़की को देखती थी, वो कभी खुशी से रह नहीं पाती थी वहां। और शायद ये इस लड़की का कसूर था, जिस वजह से वो अपनी मोहब्बत को तकलीफ दे चुकी थी। अभी से घर आए कुछ देरी हुई थी कि अचानक से घर में ब्लैक सूट बूट में दराज कद आदमी अंदर घुस आए और इन्हें अपने हथियार से हरासा करके इसकी मामा मामी को सामने चेयर पर बांधा और इन पर गन पकड़े खड़े हो गए। और सामने बैठे जब ही ग्रे सूट में दराज कद का बड़ी एज का एक सुर्ख सफेद रंगत वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ, जिसके मुंह में सिगार दबा हुआ था। इसे देखकर ना जाने क्यों रिमशा के अंग अंग में खौफ की लहर उठी और हरासा फैली खौफजदा आंखों से इसके मकरूम मुस्कुराहट वाले हैवान को देखने लगी। कुछ भी कहने से पहले इसकी मामा की टांग पर फायर किया गया। इसे मोबाइल थमाया गया और वो सईद को कॉल करे और कहे इसकी बहन मुसीबत में है, इसे गोली लगी है। इसने तड़प कर इनकार किया, क्योंकि वो परेशान हो जाता और कुछ उल्टा सीधा जरूर होता, तभी वो भड़क कर इनकार कर गई। पर इसे क्या पता था इसका इनकार इसका मामा मामी की दूसरी टांग को निकाला कर गया था। इसे मजबूर कर दिया गया। इसके बाजुओं पर कट मारकर इसके पांव तले जलते शोले रखकर वो खौफजदा हुए रोकर इनका काम आसान हो गया था। और वाकई ही इसके नाना इसके पांव की जलती स्किन और इसे मजबूर कर गई थी। वो करे सब कुछ और वो कहना चाहते हैं। फिजा में उठती इसकी चीखें, साथ स्किन के जलने की बू। वो सामने बैठा मजे से इसे देख रहा था कि इसे चीख चीख कर हाँ करना पड़ा। वो करेगी आलम को कॉल। शाबाश, हमें मालूम है जिंदगी में बड़ी कशिश है, मोहब्बत से ज्यादा, पर यह कशिश मुझे फीकी लगती है क्योंकि ब्लाइंड ब्यूटी मेरे पास नहीं। तो अपनी चमकती मुकरू आंखों से हुरुलैन को याद करता बोला, वो सिर्फ इसकी पहली मोहब्बत ही नहीं, इसका जुनून थी। इसे हासिल करना कहर जमान का जुनून बन गया था कि कैसे भी करके इसे ब्लाइंड ब्यूटी हासिल करनी थी। इसे हासिल करके किंग को नीचा दिखाना था, जिसने शुरू से शुरुआत करके कहर जमान को दिखाया था। और फिर वो कर गई। जलने से बचने के लिए वो इसे नहीं करना चाहता था। इसने अपना मोबाइल उठाया और आलम को कॉल करने लगी। इसकी हिचकियां बन गई, चीखों पर हलक में खराशें पड़ गई थीं। इसने अपनी किस्मत पर रोते हुए कुछ कॉल्स के बाद इसके बोलों को दिल के तह खानों में उतारते रोते भारी आवाज में कहा कि सिमी को गोली, जबकि आरिफ जख्मी हो गया है। सब कुछ कहर जमान के प्लान के मुताबिक हुआ था। वो बात करने लगी थी कि फिजा में ठाक ठाक की आवाजें इसके कानों के पर्दे फाड़ गए और निशाने इसके मामा मामी थे, जिनके चेहरे पर गोलियों के सुराख देखे थे। इनसे खून रस्ते देखकर वो बुलंद चीखें मारती कि हरजमान के गन पर निशाने पर इसे कहने लगी कि सिमी को बचा लो।
वक्त वापस वहीं आ खड़ा हुआ था जहां ब्लाइंड ब्यूटी ने सिमी को बचाने के लिए एक बेस्ट के कदमों में आखिरी सांसें लेना चाही थी। और आज मोहब्बत में सिसकते जलते हुए जूद ने अपनी आंखों के सामने अपनों को गंवाते हुए इससे झूठ बोला कि सिमी को बचा लो। वह दोनों की मोहब्बत की मारी थी, एक शहजादे के इंतजार में बेस्ट के सामने झुकी थी अपने अजीजे जान को बचाने के लिए, जबकि दूसरी बेस्ट से मोहब्बत करती शहजादी को धोखा दे बैठी थी। सर, इसका क्या करना है? बेहोश पड़ी निमिषा को देखते इसने आदमी से पूछा। धड़कते दिल से जमान हो रुलैन का सोचने सर हिला। छोड़ दो इसे बेस्ट के लिए गिफ्ट कि इसके रास्ते में बहुत पड़ी है, कहर को ब्यूटी के अलावा कोई नहीं बहाती। खुशी से कहका लगाते वो बोला और एक भरपूर नजर रिमशा के सरापे पर डालते वहां से मुड़ा। इसके कदम में रफ्तारी थी। वह जल्द से जल्द ब्यूटी के पास जाना चाहता था और गाड़ी में बैठे ही से मोबाइल पर मतलूबा कॉल आने लगी और इसने देखते फिर से कहका लगाया, योर एजेंट इज कमिंग इनोसेंट ब्यूटी। गाड़ी घर से रुख मोड़ चुकी थी और एक के बाद दूसरी गाड़ी एलवी विला के लिए रवाना थी। नूर, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं कब से खामोश बैठी हूँ, तुम्हें कुछ कहना मुझसे? रुकताकर बोली। नूर ने मोबाइल से नजरें हटाकर इसके चेहरे को देखा और फिर लॉक डोर को देखा। सिर्फ 2 मिनट हो, फिर हम आजाद अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और दिल में बोली, वहां होंगे जहां हम दोनों के अलावा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी आंखों का नूर, तुम्हारी जिंदगी की खुशी बनूंगी। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए हैं, तुम इन हैवान की नहीं, ना ही मैं इस गुंडे की हूँ। इसने मुझसे वादा किया है वो हमें यहाँ से ले जाएगा और सुकून वाली जिंदगी देगा। मन ही मन में मुस्कुराती हूर के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोसा दे गई। नूर हूर ने नम आंखों से इसके प्यार पर कुछ कहना चाहा, तभी बाहर दूसरी तरफ से बुरहान की धाड़े आलिफ के रूम पर थी। मैं कह रहा हूँ दाऊद, दरवाजा खोलो ना, बहुत पछताओगे। जवाब दो मुझे, इन सब का क्यों किया आखिर तुमने ये सब? जवाब दो, दरवाजा खोलो। वो धाड़ता दरवाजे पर लाती रसीद कर रहा था जबकि वो साकित से सुन रही थी। अलबत्ता नूरुलैन के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वहशत का सांप फिर से कुंडली मारकर सीने में बैठ गया। वो कपकपाती बंद दरवाजे को देख रही थी जहां कमाल साहब की पुकारें थी, जबकि दूसरी तरफ बुरहान था आलिफ के रूम पर। वो मजबूत नहीं थी, काफी डरपोक थी और अब तो इस सूरत से इसकी जान निकल रही थी। अल्लाह हमें इनसे बचा ले, या अल्लाह हम मासूम हैं, हमने कुछ नहीं किया। वो रोती हुई खामोश बैठी हूर को देखती मुंह पर हाथ रखकर बोली, ये क्या कह रहा है नूर? बुरहान और तुम दरवाजा तो खोलो, ताया अब्बू हैं दरवाजे पर। पागल। वो उठने लगी कि नूर ने लड़ते से एकदम से इससे थाम लिया। नहीं यही बैठा हूर, आज तुम्हारी आजादी का दिन है, इन्हें छोड़ दो, इन्होंने हमेशा हमें तकलीफ दी है, मत सुनो इनकी। वो सिसकती हुई बोली और हूर कुछ समझ नहीं पाई। आलम, आप सुन रहे हैं? मुझे घबराहट हो रही है, मुझे निकालें बाहर यहाँ से। वो अपनी गर्दन पर हाथ रखती हरासा होकर बोली, नूर दरवाजा खोलो, मुझे आलम के पास जाना है प्लीज। वो तड़प कर खड़ी हुई और बेचैनी से बोली, कुछ नहीं हो रहा मेरी जान, तुम बैठो, यहाँ सब ठीक है। अभी इसका जुमला भी मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि दार से खिड़की का पट खोले आलिफ कूदकर अंदर दाखिल हुआ। हो नूर ने हरासा होकर खिड़की की सिम देखा। वो अंधेरे की रानी क्या देखती, खामोशी पर शान खड़ी रही। जबकि नूर के आस्तान खता हो गए, वो खौफज़दा से पीछे हुई। घड़ी कहाँ है नूरुलैन? सुर्ख अंगारा आंखें से वो ब्लैक बनियान पहने अपने चौड़े सीने पर पहनते इसकी सिम दे बढ़ा और सद लहजे में पूछने लगा, कौन सी घड़ी? वो रोती हुई हकलाकर बोली और उसे वहशत से भरी आंखों में देखने लगी। इसका पोर पोर इसे देख के सुन पड़ गया था, टांगे शैल हो रही थी। शट अप, मेरी घड़ी कहाँ है जो मैंने रात को रखी थी? और फिर मुझे ये इसकी जगह दूसरी मिली। कैसे किया तुमने ये सब? कौन मिला है तुम्हारे साथ? धोखा दिया है तुमने आलिफ को, चीट किया है दाऊद को। एक जस्ट में ही वास्ता खत्म करते इसने गुस्से से धाड़ते इसकी दोनों बाजू जगड़ लिए। छोड़ो मुझे, जाने दो। वो रोती हुई खुद को छुड़वाने लगी। जवाब दो, किसके साथ मिली हुई हो इडियट? वो गुर्राया और इसे झंझोड़ कर रख दिया। नहीं बताऊंगी, मार दे मुझे, तुम जैसे हैवान को फांसी तक पहुंचा के रहूंगी। खूनी हो तुम, गुंडे हो, धोखेबाज हो, इंसान होकर इंसान के मारने वाले आदमखोर हो। वो भी गला फाड़ कर बोली। वो सुन होते दिमाग से खून से नहीं पड़ती, वही खड़ी कपकपा रही थी। आलम आ जाए, मुझे डर लग रहा है। वो दाऊद और नूर की चीखों पर सहमी हुई थी, सरगोशियों में से बुलाती। अब आयतुल कुर्सी का विद करने लगी। छठाक, दूसरे पल जोरदार थप्पड़ की आवाज रूम में गूंजी। तुमने मुझे धोखा दिया, अपने दांत को, मेरे एतबार को तोड़ोगी, मुझे तकलीफ पहुंचाओगी। वो चीखा इस पर और इसका जबड़ा मुट्ठी में जकड़ गया। तैयार रखना खुद को मेरे इंतकाम के लिए। मुझे तो बर्बाद कर दिया है बोनी, अब अपनी बर्बादी का सोचना कि आलिफ धोखेबाजी पर क्या सजा देता है। इसके चेहरे को बिल्कुल अपने सामने करते इसकी फैली आंखों में गुर्राता देखता गुर्राया। जबकि बाहर आसिया बेगम, कमाल साहब, 20 सबकी धाड़े थी। वो क्या कर रहा है इसके साथ? बुरहान लातों और कंधों के वार से दौड़कर लाक तोड़कर
जब इसके रूम में दाखिल हुआ पहले ही इसे वहां से गायब पाया। आरिफ, वो दौड़ा और बाहर निकला। पास वाले रूम से आरिफ की आवाजें सुनाई दी और वो चौंक उठा। सर, हमने सारे गेट्स को निकाल दिया है और घर को भी घेर लिया है। अरमान एसएचओ भागते इसके पास पहुंचे। नूर, हूर, दरवाजा खोलो, अपने माँ बाप के पीछे करता वो खुद दरवाजा तोड़ने लगा। ये क्या कर रहे हो बुरहान, पागल हो गए हो? कमाल साहब इसका बाजू झगड़कर हुर आया और पीछे खींचा। पागल नहीं हो गया, बल्कि अब होश में आ गया हूँ। पूरा साल जैसे मान को ढूंढता रहा, वो मेरे ही घर में मासूमियत का चोला पहनकर दरिंदगी करता रहा और मैं इसके काटे हुए टुकड़े उठाता रहा। वो बोला नहीं, गरजा था। कमाल साहब को लगा इसका दिल बंद हो जाएगा। वहीं आसिया बेगम अपने मासूम बेटे पर इल्जाम भाई को दुश्मन देखकर सीना थाम गई। बी नंबर वक्त इन्हें संभाला और वरना वह जरूर जमीन बस होती। क्या बकवास है, दिमाग खराब है जो मेरे बेटे के बारे में ऐसा कह रहे हो? इसने बाजू से पकड़कर दरवाजे से दूर फेंकने के अंदाज में करते हुए अब्बू, हो गए हम इस मासूम इंसान के हाथों बेवकूफ बना लिया है। इसने सबको बेवकूफ बनाया, मगर अब नहीं। वो कोई नहीं, आलिफ है, आलम का आदमी, वही गुंडा जिसने इतने खून किए हैं, लोगों को काटा है। कहका लगाते इसे अपने बाप को पीछे किया और अरमान ने सच्चो इशारा किया जो दरवाजे पर टूट पड़े। आलिफ ने रोती कांपती नूर को देखते हुए को देखा। घबराओ नहीं गुड़िया, आलम यही होगा, वो तुम्हें ले जाएगा यहाँ से। यहाँ कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, खामोश। वो इसका कपकपाता वजूद मोहब्बत से लगाते सर पर बोसा देकर नूर को देखता जो हाथों में मुझ फैर हो रही थी। दुल्हन के सरापे में इसे दाद को इस कदर जहर लगी कि दिल के इसके वजूद से नोचकर अपनी सजावट को उतारे। बुरहान के साथ मिली हुई है ना, याद रखना, भूलूंगा नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन है। दरवाजे को टूटते देखकर वो खिड़की की तरफ जाता हुआ बोला और इस पर एक आखिरी नजर डालकर वहां से नीचे पाइप से उतर गया। इसी पर ठा के साथ दरवाजा खुला और हूर नूर की चीख निकल गई। बीने भागते हुए आगे बढ़े। होश में हूर को अपने गोश में भरा और सांस मुश्किल से ही ले रही थी, जबकि रोती हुई नूर शिकायत करती नजरों से बुरहान को देखती हुई खड़ी रही। चलो, इसने सर्द लहजे में हुक्म दिया। बुरहान बेटे, वो तुम्हारा छोटा भाई है दाद। आसिया बेगम रोते हुए सांस दिलाया। कुछ नहीं, वो एक मुजरिम है। इसी वक्त सिर्फ और इस वजह बयान करनी होगी। अगर इसने सच में ये रास्ता चुना है तो मैं इसे फांसी तक खुद पहुंचाऊंगा, जिसने पता नहीं कितने मासूम को यतीम किया है। करश कर दिया था वो होरू लैन पर आखिरी नजर डालकर वहां से निकला। पीछे वो बेदम होकर नीचे बैठ गई। और क्यों नहीं जाता मैं? मेरे भाई की बददुआएं हैं मुझ पर। आज मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। कमाल साहब की धाड़ें अरूज पर थी। दफातन बाहर फायर होने लगे और आलम की सदाएं लगाता बी में छुप गई थी, जबकि नूर के चेहरे पर रौनक आ गई। वो अब चली जाएगी अपनी बहन के साथ यहाँ से। इसे हूर को देखा और सोचा, माय ब्लाइंड ब्यूटी। सीढ़ी की धुन के साथ ही लाउंज में कहका गूंजा। ममा। हूर सुनकर अचानक चीखी। वह शहजादा से खैर जमान के पास पर धारे मारती खुद को नोचने लगी। आलम, आलम मुझे बचा लो, वो आ गए। आलम, मुझे नहीं बनना रख। इसकी चीखों पर नूर के साथ सबको सामसूम गया था, जबकि वो हाथ पैर मारती अपने बाल नोचती पीछे खिसक रही थी। कदमों की दमक सीढ़ियों की तरफ आई। हूर को लगा वो आखिरी सांसें ले रही है। मुझे नहीं जाना पापा। बस इसकी नफी में सर हिलाया, तभी गर्दन इसकी एक तरफ लड़क गई। मुझे बहुत डर लग रहा है आरिफ, तुम जल्दी से आलम और शहजादी को बुलाओ, जल्दी करो, मेरा दिल फट जाएगा। सिमी रोती हुई बोली। कुछ नहीं होता, आप लेट जाए, मैं बुलाता हूँ दोनों को। वो इसे जबरदस्ती बेड पर लेटाकर बोला। अगर गोलियां यहाँ आ गई तो? इसने डर कर पूछा और आरिफ मुस्कुरा दिया। नहीं आएंगे क्योंकि घर बुलेट प्रूफ है, इतनी आसानी से नहीं बना। वो कहता है इस पर कंफर्ट दुरुस्त करने लगा। तुम आलम को कॉल करो जल्दी। वो घबराई बोली। ओके। वो कहकर उठा और सिमी बदक कर बेड से उठ बैठी और घबरा कर आरिफ की कलाई थामी। यही कॉल करो। यहाँ मोबाइल नहीं, ऑफिस में रखा है, 2 मिनट करके आता हूँ। यहाँ आप सेफ हैं। वो इसका हाथ थपथपाकर बोला। सिमी इसका लम्स पाकर मचलकर हाथ पीछे खींचती जल्दी से सर हिला गई। ठीक है, जल्दी जाओ, इसने नजरें फेर कर कहा। आरिफ मुस्कुराता वहां से निकला। इसके लबों पर सिर्फ एक ही दुआ थी कि आलिफ बच गया हो। वो लॉन्च में दाखिल हुआ तो सामने ही भागते अंदर आते सईद को पाया। फायर्स कब के रुक चुके थे, शायद वो सिर्फ इन्हें ऐसा करने के लिए थे। सिमी, सिमी मेरी जान, कहाँ हो तुम? वो अंदर दाखिल होते मचलते धाड़ कर पुकार कर बुखलाई सी इसकी धाड़ पर सहमी एकदम बाहर को भागी और अब आलम दोनों को हैरत से देख रहा था। तुम दोनों ठीक हो? वो ना समझी से देखता पूछने लगा। आलम, शहजादी, मेरी शहजादी कहाँ है? सिमी से अकेले देखकर बोली। वो शहीर का पहाड़ नुमा वजूद हवा में होने लगा। इसकी जर्द रंगत पर आरिफ का दिल धड़कना भूल कर सुस्त पड़ गया। कुछ ऐसा मत कहना, तुम इसे छोड़ आए हो आलम। आरिफ अचानक हो रहा। वो होश में आया अपनी बहन की फैली आंखों को देखकर। मैं इसे खो नहीं सकता था, इसने बेबसी बताई और कदम पीछे लिए। कानों में जिंदगी की खिलखिलाहटें गूंज उठी। मत कहना ये तुम इसे खो आए हो।
आरिफ जख्मी शेर की तरह गरजता बाहर की तरफ भागा। इसी पल सई ने इसका हाथ पकड़ लिया। मेरी जिंदगी का ख्याल रखना। वो सिमी की वीरान आंखें देखकर जख्मी सा मुस्कुराकर बोला, मुझे माफ करना, हर भाई ऐसा होता है, इसने हंसते हुए कहा। वो उल्टे कदमों से मुड़ा। इसे डॉक्टर के 100 टुकड़े करना। आरिफ, ये मेरा आखिरी हुक्म है तुम पर। वो साकित इसकी पुश्त को देखते रहे, जो नजरों से अचानक हवा के झोंके की तरह गायब हो गया था। माई ब्यूटी, मकरूबा मुस्कुराती आवाज के साथ इसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे के पट खोले। रूम में मौजूद कमाल साहब इस अनजान को यूं अंदर दाखिल होते देखकर बिफर गए। कौन हो और अंदर कैसे आए? वो आगे बढ़कर जबकि जमान मुस्कुराती नजरें दुल्हन बनी नूर के पूरे सरापे पर भरपूर डालता अपनी ब्यूटी को देखने लगा। ब्यूटी देखो, मैं आ गया, मेरे पास आओ। वो मस्करा उड़ाता बोला और नूर इस अनजान को देखते हुए वह खौफ ज्यादा थी। इस शैतान जैसे शख्स को देखते इसके सांप शैल होने लगे थे। ये कौन था और कैसे अंदर आ गया था? भाई शायद मुकाबलाबाजी हो रही थी और पुलिस और जमान के आदमियों के बीच, और खुद इन्हें मुकाबले के लिए छोड़कर वो इन दोनों को जल्द से जल्द यहाँ से ले जाना चाहता था। कमाल साहब की बात तो इसने जैसे सुनी ही नहीं थी, बल्कि बेताबी से अब हूर के वजूद को ढूंढता रहा। भारी भरकम वजूद के पीछे छुपी थी, जिस पर जमान की तड़प ज्यादा नजरें नहीं पहुंच पा रही थी। इसका पहले ही प्लान तैयार था। जब से इसने हुरुलैन को देखा, इस दिन इसकी नजरें इसी पर थी और वो हर हरकत पर नजर टिकाए बैठा था। इसका दूसरा प्लान था आलिम के घर से हूर को निकालना, पर वहां इस कदर सिक्योरिटी थी कि एक चिड़िया का घुसना भी नामुमकिन था इससे। और फिर इसने आलिफ पर नजरें रखी, जहां इसे जल्द ही इसकी कमजोरी सामने और बगावत की बुआ आ गई थी। नूर जो आलिफ से अनजान थी और इसे सही आलम इसके आदमी आलिफ से सख्त नफरत थी। इसका ही जमान ने फायदा उठाया था और इसका नंबर हासिल करते से जल्दी यकीन दिलाया कि इसके कब्जे में कर लिया। और वो तो जैसे आजादी की आहट पर बैठी थी, जल्दी इस नाम नहाद एजेंट के कब्जे में आ गई थी। और फिर जैसे जैसे वो कहता गया, वो हर बार बर्दारी से करती गई, क्योंकि बहुत मासूम थी, दुनिया की स्याही से अनजान, जो इसकी बहन झेल चुकी थी। वो चाहता था वो एसीपी को बर्बाद करे, जिसने इसे बर्बाद कर दिया था, पर इस आलम इसके आदमियों ने इसे हर जगह से बचा लिया था। हर जगह से वो नाकाम होते से सिर्फ आलिफ की शादी की इंतजार था, और इसकी खुशकिस्मती कि वो भी जल्द ही हो गई। और अपने इस मासूम पार्टनर के हाथों आलिफ को हटाया, घर से बुरहान को इसके पीछे भेजा। प्लान के तहत आलम को रिमशा के वसीले निकाला और अब खुद मंजिल पर खड़ा था। कौन हो तुम? लठे की मानित पड़ती रंगत से वो सुन वजूद के साथ इसे देखती पूछने लगी। जमान ने मुदाखलत पर कुछ नागवारियत से इसकी तरफ देखा और इस हैवान को देखा। कुछ इस तरह था वो रूह तक लरज उठी। मुझे नहीं पहचाना? इसने मसनूई हैरत से पूछा। नूर खौफ से अपनी बहन की हालत पर और कमाल साहब सबकी नजरें अपनी तरफ देखकर वो रोने जैसी हो गई थी। कौन हो? दफा हो जाओ, मैं नहीं जानती आपको। जुबान संभाल कर इसकी चीख और घुराया। सबके सब सहम कर रह गए। कौन हो भाई? निकलो, पागल हो गए हो? कमाल साहब बाहर शदीद फायरिंग के आवाज पर गुस्से से धाड़े। होने वाला दामाद, ब्यूटी का प्रिंस, वो कहकर लगाता बोला। नूर ने वहशतज़दा होकर हुरलैन की तरफ देखा और इसके ताक़ुब में जमान ने भी देखा। पीच कलर का इसका आंचल और शूज में मुकीम पाँव, इसमें पहनी पाजेब देखते से शैतानी चमक उठी थी, बल्कि लोगों पर गहरी मुस्कुराहट भी कर गई। इससे मचलते दिल को संभाला और इसके पूरे वजूद को देखना चाहा कि सामने ही बी को पाया। खबरदार, मेरी बहन की तरफ देखा भी, वो घुरा कर कहती हूर की तरफ भागी और इसे सर को खुद में छुपा लिया था। इसे तो इस पाके एजेंट का इंतजार था। ये हैवान कहाँ से आ गया था जिसकी आवाज सुनते ही इसकी बहन चीख चीख कर हवास खो बैठी थी। सालों पहले हूर का ब्लाइंड ब्यूटी से इनकार करना और अब ब्लाइंड ब्यूटी नहीं, और आज इस हैवान का ब्लाइंड ब्यूटी कहना, और इसकी बहन की हालत क्या बयान कर रही थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस दिल कर रहा था ये शैतान नजरों से दूर हो जाए, जिसे देखते ही खौफ सर्द लहरें वजूद से उठ रही थी। बुरहान कहाँ चला गया था? क्या वो दांत के पीछे भाग गया था? और इसे बचाने के लिए एजेंट क्यों नहीं आ रहा था अभी? और ये क्यों इसे पार्टनर कह रहा था? कुछ भी तो वो चाहकर नहीं समझ पा रही थी। सिर्फ खौफ से कमाल साहब की देखती हिचकियां लेती अपनी बहन का सर सीने में छुपाए बैठी थी। दूर रहो मेरी बहन से, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी, वो चिल्लाती अपने पहने दुपट्टे से हूर के वजूद को छुपाने लगी। मामा पापा, हम दोनों को भी बुलाएंगे। वो सिसक उठी। इनोसेंट ब्यूटी, क्यों वक्त बर्बाद कर रही हो? हटो पीछे, चलो मेरे साथ, शाबाश। और अभी तो बुढ़िया हट सामने से, इसने बी को कहा जो हरासे से देख रही थी। कोई नहीं हटेगा, बकवास बंद करो, निकलो वरना सही आग लगा देगा। कमाल साहब बिपर कर घुराए, जिसे सुनते जमान साहब क्या लगा उठा। ऐसे ही आ जाएगा, इससे कहर जमान ने इसकी ब्यूटी छीनी है। इसने धोखा दिया है मुझे, मेरी ब्यूटी को उठाकर ले गया था। मैं वहां इंतजार में बैठा था कब दिन खत्म होंगे और मैं अपनी ब्यूटी को वापस हासिल करूंगा और ये किंग मुझे दे देगा। पर इस बार नहीं। वो जख्मी शेर की तरह गरज रहा था। इसके जख्म हरे हो गए थे और ब्यूटी को देखने के लिए तड़प मजीद बढ़ गई थी। पर सामने खड़ी बी को देखते इसके अंदर शोले भड़क उठे थे। मार दो इसे, मैं अपनी बच्चियां नहीं दूंगी। बी खून खार होती बनी चिल्लाई। नूर को सीने से लगाए हूर के आगे दीवार हो गई थी।
रास्ता मुझे खुद अच्छी तरह से साफ करना आता है, कहकर लगाने के साथ इसे अपनी गन सामने की और किसी को भी समझने का मौका दिए बगैर बी के माथे का निशाना लेते फायर किया। ठा के साथ जहां बी के मुंह से अल्लाह की सदा निकली थी, वहीं नूर की दिल दहला देने वाली चीखें थी। इसे जैसे ही बी का सार खुद पर कमजोर पाया, चीख उठी, बी उठिए, हमें छोड़कर मत जाइए बी। वो चीखी, एक जानिब लड़कती बी को रोती झंझोड़ने लगी। दाद, बुरहान, इसकी आवाज से दाद की पुकार निकली और वहशत ज्यादा सी बी के माथे से बहते खून को देखती पुकारे लगा रही थी, जबकि पीछे हुए पड़ी हुरुलैन के कपड़ों पर बी के खून के छींटे पड़े थे। अब कौन बचाना चाहता है इन्हें? समान के कहने पर हुरुलैन की तरफ कदम उठाते आसिया ने खौफ से जर्द होते अपने शोहर को देखा। कोई नहीं, बचा ले, जाओ, दोनों को ले जाओ, मुझे और मेरे बच्चों को, शोहर को छोड़ दो। कमाल साहब के पीछे कहने पर पहले आसिया बेगम बोली। जमान नूर को पत्थर का होते देखकर हंस पड़ा। आसिया, सदमे की तरह कमाल साहब ने सब करा। चुप करें आप, मनहूस है पूरी सबको खा गई, पर मैं अपनी फैमिली को से निकलने नहीं दूंगी। चले यहाँ से, ये जाने इनके करतूत जाने। वो सफाक बेरहम बनी बोली और कमाल साहब का हाथ पकड़ा, जिन्होंने गजबनाक होते झटके से छुड़वा दिया। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। धारते उन्होंने इसे आगे दरवाजे की तरफ धक्का दिया और खुद ढाल बनकर अपने भाई की बेटियों के सामने खड़े हो गए और मौत की परवाह किए बगैर। मैं अंधा था, पर मेरे बेटे नहीं। अब तक उन्होंने रिश्ते निभाए हैं, आज मैं निभाऊंगा। मेरे होते हुए मेरी बेटियों को तुम शैतान छू भी नहीं सकते। वो बेखौफ हुए बोले और साकित बैठी नूर बेहोश पड़ी हूर को देखा। इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। इतनी मासूम बच्चियों के पीछे ये शैतान क्यों पड़ गए थे? जिंदगी में पहली बार इसे सही की समझ आई थी कि वो क्यों चलाता है ऐसे लोगों को। यकीनन ऐसे ईमान होंगे जिन्होंने भी कितना मासूम लोगों को मारा होगा। क्या इसके भाई भाभी को भी इस दरिंदे ने मारा होगा? सोचकर ही इनकी आंखों से खून छलकने लगा था, जबकि सामने खड़े जमाने इस वक्त बर्बादी पर बदमजा हो गया था। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी कमाल, रोती हुई आसिया बेगम गुराई, जिस पर कमाल साहब ने बहुत नागवारियत से देखा था इसे। बकवास बंद करो। समान धारता हुर की सिंध बड़ा था। कमाल साहब बिफर कर इस पर झपटे। तुम निकलो यहाँ से नूर बेटा, भागो, मैं बच गया तो जरूर मेरी बेटी को लाऊंगा। जाओ यहाँ से मेरी बच्ची। समान को आगे बढ़ने से रोकते वो नूर से कहने लगे, जो पत्थर की बनी वही ने देखती रही। नहीं नूर, मैं तुम दोनों को यहाँ से लेने आया हूँ। मैं तुम्हारा पाक एजेंट हूँ, इनोसेंट ब्यूटी। वो तेज में इस कहते वो कहकर लगा उठा कि इसके अल्फाज नूर के सर पर हथौड़े की तरह बरसने लगे थे। हूर वो खौफ से पीली पड़ती जमान की शैतान आंखें देखती खामोश पड़ी हूर को हिलाने लगी। हूर, क्या मैंने तुम्हें मारा है? बेरब सांसों की बंदिश, हाथ पांव के ठंडे पड़ने पर वो फैरान अपने सुहाग के जोड़े और हूर को देखने लगी। तभी फिजा में दिल खराश चीखे के साथ कमाल साहब और आसिया बेगम की आंखें गूंज उठी थी। दरवाजे से दाखिल होते कहर जमान के तीनों आदमियों ने सबसे पहले निशाना कमाल साहब को मुंह खोलते देखकर इसके मुंह का लिया था, जो ठा के साथ पीछे से खून का फफारा नूरुलैन के सजे चेहरे पर सुर्ख गरम लावा बनकर पड़ा। अभी वो संभली भी ना थी अपने मुंह से खून साफ करते अंधाधुंध फायरिंग कमाल साहब और आसिया बेगम पर शुरू कर दी। नतीजा जहां इनके लहूलुहान वजूद धड़ाम से नीचे गिरे था, वहीं नूर इनके फड़कते वजूद को देखकर हंसियानी चीखें मारती पीछे खिसक गई। अब वो खुद क्या कहती? रब साई ने रस्सी खींची थी कि हूर को जो कहती थी मनहूस खुशियां निकलने वाली, खुद को तो ये भी नहीं कह सकती थी। इसके माँ बाप को तो दरिंदे निकल गए थे और अब खुद अपने रिश्तों को निकल लिया था। सब कुछ कर दिया, खत्म कर दिया था अपने हाथों से। क्या कुछ कर डाला इसने अपनी बहन की बर्बादी, ताया ताई को भी मरवा दिया। अब वो क्या है? कौन है इसे अब कहेगा? वो क्या है? क्या दादी से छोड़ेगा? मैं तुम्हारा एजेंट हूँ ब्यूटी। कानों में सरसराती हुई शीशे की तरह पिघलती आवाज गूंजी, जब नजरों के सामने वो हथियार ले इस लंबे स्याह देव जैसे आदमी खून से रंगे थे। वो इनके पीछे बीच खड़ा वो शैतान इसकी वीरान आंखों से देखता मुस्कुरा रहा था। यहाँ हो ब्यूटी, मैं तुम्हें आजाद करवाने आया हूँ। इसने बाहें नूर की तरफ फैलाई। सकता टूटा तो वो फूट फूट कर भी और आसिया बेगम साहब की लाश देखती नफीर करने लगी। हमें माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था, हमें जाने दो वरना सही दांत तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो रोती हुई गिड़गिड़ाई और पास पड़ा शूज उठाकर इसे दे मारा, जो सीधा इसके सीने पर लगा, जबकि खुद बैठी हुई हिचकियां भरती लरज रही थी। ज्यादा खौफ तो इसे आसिया बेगम और खुद पर टिकी आंखों से आ रहा था, जैसे कह रही हो तुमने हमें बर्बाद कर दिया मनहूस। नहीं, हम मनहूस नहीं है, जाने दो हमें। वो खुद को नोचती गुटी गुटी आवाज में धाड़ी और वो हंसता हुआ जबान बीच में पड़े बेवजान कमाल साहब अपना चमकता बूट मुकीम पांव रखकर इसके सीने से दूसरा इसके मुंह पर रखता इसकी तरफ बढ़ा। और ये दिल दहला देने वाला मंजर देखने वो कहाँ ताब ला सकती। तभी हूर के साथ खुद भी एक जानिब ढेर हो गई।
उठाओ इसे। कहर जमान ने अपने आदमी को इशारे किया जो वहां पड़ी लाशें फैलांगता हुआ इस तक पहुंचा और अब झटके से इसे बाजू से पकड़कर अपने कंधे पर डाला और जमान अपने सामने पड़ी हूर के नकोश पर उंगलियां फेरता इसे बाजू से भरते अपनी तड़प पर इसको सीने में छुपा लिया। अब वहां बीच कोई नहीं आएगा ब्लाइंड ब्यूटी। इसके वजूद को सीने से लगाते वो लंबे ढक भरता वहां से भागने के अंदाज में निकले और बैरूनी गेट से लेकर लाउंज तक पड़ी। अपने आदमी और सईद के पुलिस वालों की लाशें फैलांगते गाड़ियों में बैठे और वहां से झांस की रफ्तार से निकलते चले गए। पीछे दुल्हन की तरह सजा इल्वी विला जरा सी बेवकूफी पर लहूलुहान था। सुर्ख खून गुर्दों मुंह पेट से निकलता फर्श पर बह रहा था जिससे भीगा जमान का बूट सफेद फर्श पर छाप छोड़ गया था। अपनी कहर में पांव भिगोए चला गया। तुम सिर्फ मेरी हो ब्लाइंड ब्यूटी, देखो आज फिर मेरे पास हो। वो पीछे बैठा गाड़ी में अपनी गोद में सर रखे पड़ी हुरूलैन के चेहरे पर खदो खाल को छूते से ख्वाब नहीं हकीकत मादा मदहोश और खुशी से बांग कहका लगाया। देखो बेस्ट किंग, देखो अपनी हार को, ब्यूटी सिर्फ कहर की है, कहर जमान की। अपनी जीत पर वो पागल बनता हजानी आलम में कहकर मारदा आहिस्ता से इसके वजूद को समेट गया था खुद में, जबकि वो अव्वल से अंधेरों में रहने वाली शहजादी अनजान थी। इस पर कौन सी कयामत टूट पड़ी है। वो अपने शहजादे से बिछड़ गई है, इसकी डोर से टूट चुकी है और इसे तोड़ने वाले इसके नादान अपने ही थे। जिद मत क्या करो मेरा बच्चा, क्या खाना है मेरी शहजादी को। एक गमगीन आवाज इसकी तारीखी में रहमत खुदा बनकर गूंजी कि वो बेहोश पड़े वजूद में पंखुड़ियों से लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट बिखर गई। दिल खुद ब खुद से जिद करने लगा। वो मन तन बड़े लाड से इसके नरम गरम मजबूत सार में खड़ा फरमाइश करने लगा था। रात की तारीकी में गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवा दमा थी। आगे वाली गाड़ी में इसका शैतान के सार में पड़ी शहजादी अपने शहजादे के सहर अंगेज बातों में खोई हुई थी, जबकि पीछे आती गाड़ी में वो नादान थी जिसे लग रहा था इसने अपनी बहन का दिल दुखाया था और आज वो खुद अपनी बहन पर बीती खुद पर झेलती इसकी तकलीफ महसूस कर रही थी। वो कहां से आई थी और इस हूर ने क्या किया था जिस पर नूरुलैन ने मनहूस डायन का डब्बा लगाया था और एक मासूम अंधेरों की हूर पर और खुद उजालों का नूर होकर सबको निकल गई थी। तात कौन था और ये एजेंट, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था सिवाय इसके कि इसने अपने हाथों से ताई को भी मरवाया है। अपनों ने पर यकीन ना करते गैरों की मौत को खाई। इसने बेवकूफ़ी पर अपने मिजाजी खुदा से कुछ भी पूछे बगैर इसके गिर्द दायरा हैवान बना डाला था। वहीं चंद आंसू दांत के भी गिरे थे। इसने इस लायक ना समझा था इसे जरा सा सच्ची बता देता और आज ये कहना टूटता सब पर। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अब तक ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।